हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो जो टॉपिक है वो अभी हाल ही में सुर्खियों में था। उसमें हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का एक नेता राघव चड्ढा ने अपने कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर क्या किया कि वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के क्योंकि वो सदस्य है वो अलग होकर बीजेपी में मर्ज हो गए। अब अगर हम वैसे देखें तो ये मतलब आपका जो मर्जर है क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, एंटी डिफेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, भारत में मतलब जब से हमारा यानी कि 1952 ऑनवर्ड्स आपका जैसे हमारा डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस से शुरू हुआ, मतलब इलेक्शन का प्रोसेस जो शुरू हुआ, उसके बाद आपका क्या हुआ था कि वन पार्टी की डोमिनेंस रही। आगे फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे और बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो क्या करते थे, वो किसी एक पार्टी से इलेक्शन लड़ते थे, फिर वो आपका दूसरी पार्टी जीत गई तो फिर उसमें शामिल हो जाते थे। इस तरीके से आपका जो आया राम है या गया राम है वो आपका चला रहता था। कौन सा आदमी किस पॉलिटिकल पार्टी में कब चला जाएगा उसका किसी को कोई जानकारी नहीं होती थी। लेकिन क्या हुआ कि 1985 में 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा भारतीय संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ को इनकॉर्पोरेट किया गया। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, मान लीजिए मैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मान लीजिए मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो कांग्रेस का अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को हर मेंबर की जिम्मेवारी बनती है कि उसको फॉलो करें। अब सपोज मान लीजिए मैंने कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन जीत लिया। जीतने के बाद आगे तो आपका जो सरकार बनी बीजेपी की, तो मैं अगर आपका इसमें बीजेपी में जाता हूँ तो जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि मुझे उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करना है, उस पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, तो अगर मैं पार्टी लाइन से बाहर जाके कोई ऐसा डिसीज़न ले लेता हूँ जो पार्टी के हित में नहीं था, तो मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मेरे अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन में जा सकती है और मेरे ऊपर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। यानी मैंने जो सीट जीती थी मुझे उससे रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब लेकिन अगर हम देखें, जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 1985 में ऐड किया गया था, इसके पैरा नंबर 2 में हमारे को दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक होता है स्प्लिट और दूसरा होता है मर्जर। अब स्प्लिट में क्या होता था, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में मान लीजिए 100 मेंबर्स है, 100 मेंबर्स इलेक्शन जीते हुए लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में। तो अगर उनमें से 1/3 जो मेंबर है वो क्या कर सकते थे, स्प्लिट कर सकते थे। जैसे 100 का 1/3 क्या हो गया, 33। तो 33 या जो 34 जो लोग हैं वो क्या कर सकते थे, स्प्लिट कर सकते थे पॉलिटिकल पार्टी में, और उनके ऊपर जो एंटी डिफेक्शन लॉ था वो लागू नहीं होता था। यानी स्प्लिट का मतलब हो गया कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने कोई आपका कांग्रेस AI के नाम की कोई पार्टी बना दी, उसको हम स्प्लिट कहते हैं। लेकिन जो स्प्लिट वाला जो कंसेप्ट है ये आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में इसको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ की
अगेंस्ट सिर्फ हमारे पास एक ही प्रावधान ऐसा रह गया है जहाँ पर आपका एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है, उसको हम मर्जर कहते हैं। और वही मर्जर हमारे को भी आम आदमी पार्टी जो राघव चड्ढा ने किया है या बाकी लोग जो आम आदमी पार्टी की बीजेपी में गए हैं उन्होंने किया है। अब इसमें क्या होता है, मर्जर में राज्यसभा में उनके 10 मेंबर थे, तो 10 मेंबर में से अगर 7 जो कि 2/3 से ज़्यादा है, अगर चाहे तो हाउस के अंदर भी आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। या ऐसे ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए किसी हाउस में बीजेपी के 100 लोग हैं, 100 लोग चुने हुए हैं, 100 में से अगर 2/3 यानी कि 2/3 जो मेंबर्स है, अगर वो चाहते हैं कि भाई हमने कांग्रेस में शामिल होना है, यानी 2/3 कितना हो गया 100 का 69 या 70 के आसपास, अगर वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ या एप्लीकेबल नहीं होता है। इसी प्रोसेस को हम मर्जर कहते हैं, जो कि अभी हमें हाल ही में देखने को मिला है। तो ये हमारे को स्प्लिट और मर्जर का और एंटी डिफेक्शन लॉ का पता लगा।